हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग शो। आशा करती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो आज का हमारा टेस्ट रहने वाला है टेस्ट नंबर 23। तो आज की इस क्लास में पूछे जाने वाले, आज की क्लास है स्पेशल नर्सिंग क्लास। आज की क्लास में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास एएनएम नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग और सीएचओ नर्सिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जाएगा नंबर व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी टेस्ट सीरीज दी जा रही है वो टेस्ट है वो कॉस्ट ऑफ फ्री है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसमें हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाइकल राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है, यानी सर्विक्स के राइपनिंग के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए रिडक्सिन हार्मोन, ऑप्शन बी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन या एस्ट्रोजन हार्मोन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा। सबसे पहले तो जो प्लेसेंटा है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान कितने हार्मोन, लगभग 5 हार्मोन मोस्टली इंपॉर्टेंस है कि 5 हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। प्लेसेंटा के द्वारा कौन से हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। एचपीएल, जैसे एचपीएल यानी ह्यूमन प्लेसेंटल और लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। साथ में ही एक जो महिला के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम पाया जाता है फीमेल के अंदर, तो उसके द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, कौन सा, रिलैक्सिन हार्मोन, जो कि इसका भी प्रेगनेंसी के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन सर्वाइकल जो राइपनिंग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है, तो आपका आंसर रहेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है, जो प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए आवश्यक हार्मोन है। इस ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका राइट आंसर रहेगा एस्ट्रोजन, यानी सर्वाइकल राइपनिंग के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, एस्ट्रोजन है। जो ये आपको 3 हार्मोन दिखाई दे रहे हैं, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये प्लेसेंटा के किसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, सिनसाइसियोट्रोफोब्लास्ट है उसके द्वारा, सिनसाइसियोट्रोफोब्लास्ट है उसके द्वारा ये सीक्रेट किए जाते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी। आपसे पूछा जाए कि ये हार्मोन किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, आप इसका अगर आपके ऑप्शन में प्लेसेंटा जवाब है तो आप प्लेसेंटा भी दे सकते हैं। आपके अगर अदर ऑप्शन दिए जाए कि जैसे कि विलाई, अगर गोनाडोट्रोफिन, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए जाए, ट्रोफोब्लास्ट, मोरूला, या फिर ऐसे ऑप्शन दे दिए जाए, तो आपको आंसर है उसमें आपको आंसर क्या देना है, प्लेसेंटा की में किसके द्वारा, सिनसाइसियोट्रोफोब्लास्ट के द्वारा ये 3 हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। साथ में ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में कौन से हार्मोन का लेवल है वो बढ़ जाता है, कौन से हार्मोन का स्टार्टिंग में, एचसीजी हार्मोन। एचसीजी हार्मोन कौन सा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है, उसका लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है स्टार्टिंग में। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, LNG20 में लिवेनोजोस्टोल कितना पाया जाता है। ऑप्शन ए 50 mg, ऑप्शन बी 20 mg, ऑप्शन सी 25 mg, ऑप्शन डी 52 mg। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा। सबसे पहले तो LNG20 क्या है। LNG20 एक टी आकार की इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है। टी आकार की क्या है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है, जो यूट्रस के अंदर में फिट किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, लिवेनोजोस्टोल में लिवेनोजोस्टोल कितना पाया जाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा डी, क्या रहेगा, 52 mg। कितना पाया जाता है, 52 mg पाया जाता है, और ये जो महिला के यूट्रस है उसके अंदर ये फिट किया जाता है।
तो इसमें जो लिवेनोजोस्टोल है वो क्या होता है, 52 mg पाया जाता है। और इसमें 20 माइक्रोग्राम, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रतिदिन कितना सीक्रेट होता है, तो 20 माइक्रोग्राम प्रतिदिन ये सीक्रेट होता रहता है, जो क्या करता है, जो प्रेगनेंसी कंसीव होने से प्रिवेंशन करता है, प्रिवेंशन ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितना लिवेनोजोल प्रतिदिन सीक्रेट होता रहता है, तो 20 माइक्रोग्राम प्रतिदिन ये क्या होता है, एवरीडे सीक्रेट होता रहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लिवेनोजोस्टोल है वो कितने टाइम के बाद में रिप्लेस किया जाता है, अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो LNG-20 है वो 5 साल के अंदर, 5 साल में ये रिप्लेस किया जाता है, 5 साल में ये क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। अगर 5 साल के दौरान कोई भी अदर कॉम्प्लिकेशन जैसे LNG-20 जो इंसर्ट करने के बाद में, लगाने के बाद में हाई ब्लीडिंग हो, हैवी ब्लीडिंग हो जाए या परफोरेशन हो जाए यूट्रस के अंदर, तो इसे क्या निकाल भी सकते हैं इसे। ओके, तो इसे 5 साल के अंदर नॉर्मली क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु में सैडल नोज किस रोग में देखने को मिलता है? सैडल नोज यानी चिपका हुआ नोज है वो किस में देखने को मिलता है, कौन से डिजीज के अंदर? इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन जेनाइटल वार्ड्स, ऑप्शन बी सिफिलिस, ऑप्शन सी गोनोरिया, ऑप्शन डी रूबेला। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर आपको देना है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सैडल नोज इन्फेंट में कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सिफिलिस के अंदर। यानी अगर जो बेबी है वो सिफिलिस डिजीज से क्या है, सफ़र है, किससे? सिफिलिस डिजीज से क्या है, ग्रस्त है, सफ़र है। तो इसमें क्या होगा कि बच्चे का नोज़ है वो सैडल टाइप का, सैडल नोज़, इसमें साइन सिम्टम देखने को मिलेगा। अब सिफिलिस डिजीज़ कौन सा है? ये है एसटीडीज में माना जाता है, किसमें? एसटीडीज में ये गिना जाता है। अब जो सिफिलिस डिजीज़ है उसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन सा है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस किसका? सिफिलिस का जो पॉजिटिव एजेंट है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉर्मल बेबी में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है किसमें? बिहार की जो एएनएम का एग्ज़ाम हुआ था, सेकंड फेज़ के अंदर हुआ था, पारी में हुआ था, तो उसके अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके अंदर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? ऑप्शन ए में क्या है? 60 से 80 mm ऑफ Hg, ऑप्शन बी 25 से 40 mm ऑफ Hg, ऑप्शन सी 40 से 60 mm ऑफ Hg, ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सिस्टोलिक, जो सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक है ये ब्लड प्रेशर, तो बच्चे के अंदर में नॉर्मल कितना होना चाहिए जो न्यूबॉर्न बेबी है? क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा है, फटाफट से इसका कमेंट बॉक्स में आपको राइट आंसर देना है, क्या रहेगा? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना रहेगा? 4th नंबर में हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 4th नंबर में हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 25 से 40 mm ऑफ Hg। क्या रहेगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। जो डायस्टोलिक बीपी है वो कितना रहेगा? 25 से 40। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूबॉर्न बेबी में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, तो आपका इसमें हम क्या रहेगा जवाब? सी कि 40 से 60 जो नॉर्मल बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके अंदर नॉर्मल जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो रहेगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोट्स थेरेपी के अंतर्गत इंटेंसिव फेज की अवधि कितनी होती है? अब डोट्स थेरेपी की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दें, डोट्स थेरेपी की फुल फॉर्म क्या है और ये कौन से प्रोग्राम के अंदर आई थी? RNTCP प्रोग्राम के अंतर्गत कब आई थी? 1997 में आई थी। कब आई थी डोट्स थेरेपी? 1997 में आई थी RNTCP के अंतर्गत। और RNTCP प्रोग्राम कब चालू किया था?
1993 में 1993 में RNTCP प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, लेकिन इसके अंतर्गत बाद में डोट्स थेरेपी है वो RNTCP जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत उसके अंदर ये प्रोग्राम शुरू किया गया। बहुत सारी इसके अंदर कन्फ्यूज़न रहती है कि RNTCP प्रोग्राम कब शुरू हुआ, तो कुछ बुक्स में 1993 बताते हैं, कुछ में 1997 बताते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा कि जो RNTCP प्रोग्राम है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, वो कब 1993 में आया था, लेकिन जो RNTCP के अंदर डोट्स थेरेपी चालू की गई थी वो कब की गई थी, 1997 में की गई थी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डोट्स थेरेपी के अंतर्गत जो मरीज़ है उसको दो स्टेज में जो मरीज़ है उसको 2 फेज़ में बांट के उसका इलाज किया जाता है। उसको 2 क्लासिफिकेशन किया जाता है, कौन सी, इंटेंसिव और कंटिन्यूजन फेज़, इंटेंसिव फेज़ और कंटिन्यूजन फेज़। तो इसके अंतर्गत जो इंटेंसिव फेज़ है उसकी अवधि कितनी होती है, तो इसकी अवधि ऑप्शन ए में क्या है 3 मंथ, ऑप्शन बी में 6 मंथ, ऑप्शन सी में 18 मंथ एंड ऑप्शन डी में 24 से 27 मंथ। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 5 नंबर क्वेश्चन में डोट्स थेरेपी के अंतर्गत इंटेंसिव फेज़ की अवधि कितनी होती है। ऑप्शन बी में हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 6 मंथ। अगर आपसे ऑप्शन में ऐसे पूछा जाए कि यहाँ पे 6 दिया गया है, लेकिन ये करेक्ट आंसर हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा बी, लेकिन इसकी टोटल फेज़ अगर पूछी जाए तो कंटिन्यूजन फेज़ होती है, इंटेंसिव फेज़ होती है 6 से 9 मंथ के बीच में इसका जो ट्रीटमेंट है वो चलता है। कंटिन्यूजन फेज़ में जो डोट्स थेरेपी के अंतर्गत ट्रीटमेंट दिया जाता है वो 6 से 9 मंथ के बीच में दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इंटेंसिव फेज़ के अंतर्गत अगर ट्रीटमेंट कितने टाइम तक दिया जाता है, लगभग 18 मंथ तक इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है इंटेंसिव फेज़ के अंतर्गत। अगर आपसे पूछा जाए कि डोट्स थेरेपी के अंतर्गत जो दोनों इंटेंसिव फेज़ और कंटिन्यूजन फेज़ है उसकी जो टोटल टाइम है वो कितना है, तो आपका राइट आंसर उसमें रहेगा 24 to 27 मंथ, 24 to 27 मंथ। यानी टोटल फेज़ की आपसे बात की जाए तो 24 से 27 मंथ, कभी कभार इसका 30 भी आपको देखने को मिलता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बी। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आपका उसका डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस कब प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1970। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, और अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम, तो ये दोनों अलग अलग है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ब्लाइंडनेस प्रोग्राम है वो कब शुरू किया गया था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 1976 में, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 1976 में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए, कौन सा विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट किया गया, तो ये स्टार्ट किया गया था 1970 में। कब किया गया था, 1970 में ये स्टार्ट किया गया था। इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होने हैं, तो आप अलग अलग से इसको रिवाइज करें। इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडिफाई प्लान ऑफ एक्शन का संबंध किस राष्ट्रीय कार्यक्रम से है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, ऑप्शन बी राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ऑप्शन सी राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ऑप्शन सी डी राष्ट्रीय डेंगू रोग नियंत्रण कार्यक्रम। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, मॉडिफाई प्लान ऑफ एक्शन का संबंध किस कार्यक्रम से है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट से इसका राइट आंसर दें कि किससे रहेगा। तो जो डेंगू रोग नियंत्रण कार्यक्रम है उसको अब वेक्टर बोर्न डिजीज़ है इसके अंदर शामिल कर दिया गया। इसके अंदर कुल टोटल वेक्टर बोर्न डिजीज़ को कंट्रोल प्रोग्राम है, उसके अंदर टोटल 6 प्रोग्राम है, 6 डिजीज़ से प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम है उसके अंदर शामिल कर दिए गए हैं। और ये कब 2002 में इसको लागू किया गया था। कब, 2002 में इसको लागू कर दिया गया था वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम।
तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण प्रोग्राम। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मॉडिफाई प्लान ऑफ एक्शन है वो कब स्टार्ट हुआ था, मॉडिफाई प्लान ऑफ एक्शन कब स्टार्ट हुआ गया था, तो वो हुआ था 1977 में। कब? 1977 में ये देखने को मिला था। स्टार्टिंग में जो राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम है वो कब आया था? 1953 में। कब? 1953 में। उसके बाद में इसको नाम चेंज कर दिया गया, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। जो राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम था उसको उन्मूलन में चेंज कर दिया गया। कब? 1958 में। उसके बाद में क्या हुआ कि जो नगर है, शहरी है, अर्बन एरियाज़ है, वहाँ पे जो मलेरिया के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिले। तो सरकार ने सोचा कि एक और प्रोग्राम शुरू किया जाए, तो वहाँ पे एक प्रोग्राम शुरू किया गया था। वो कब किया गया था? 1971 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया था। कौन सा? नगरीय मलेरिया परियोजना। नगरीय मलेरिया परियोजना के नाम से एक जो स्कीम स्टार्ट की गई थी उसको कब? 1971 में इसे स्टार्ट किया गया। तो उसके बाद में जो मॉडिफाई प्लान ऑफ एक्शन है ये स्टार्ट किया गया था। कब? 1970 के अंदर ये स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में जो मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम है उसका नाम बदलकर उन्मूलन कार्यक्रम रख दिया गया। उसके बाद में मलेरिया उन्मूलन का भी नाम बदला गया, क्या? एंटी मलेरिया कार्यक्रम कर दिया गया। कब? 1999 में इसे एंटी मलेरिया प्रोग्राम के नाम से इसे कर दिया गया। उसके बाद में वेक्टर बोर्न डिजीज देखने को मिला। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर हमारा रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्बन मलेरिया स्कीम की शुरुआत कब हुई? मैंने आपको जस्ट इसके बारे में अभी बताया है, तो फटाफट से इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1958। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? अर्बन मलेरिया स्कीम की शुरुआत, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 1971। सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु तथा बच्चे के लिए इन्फेंटोमीटर एंड स्टेडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। इन्फेंटोमीटर एंड स्टेडियोमीटर, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए ऊंचाई मापन के लिए, यानी हाइट को मापने, लंबाई को मापने के लिए, लेंथ को। ऑप्शन बी ऊंचाई को मापने के लिए यानी हाइट को मापने के लिए। ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ। ऑप्शन डी वेट मेजरमेंट के लिए। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें, इन्फेंटोमीटर एंड स्टेडियोमीटर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी। जो इन्फेंटोमीटर है उसका यूज़ किया जाता है लेंथ को मापने के लिए। किसका? लेंथ को। और ऊंचाई को मापने के लिए क्या किया जाता है? स्टेडियोमीटर का यूज़ किया जाता है बच्चे के अंदर, शिशु और बच्चे के अंदर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का छाती और सिर का परिमाप कब एक बराबर होते हैं? ऑप्शन ए जन्म के समय, ऑप्शन बी 1 साल की उम्र तक, ऑप्शन सी 18 माह तक, ऑप्शन डी 2 साल तक। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बच्चे का हेड सरकमफेरेंस एंड चेस्ट सरकमफेरेंस कब एक बराबर होते हैं? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। अगर बात की जाए कि नॉर्मल जो हेड सरकमफेरेंस है और चेस्ट सरकमफेरेंस है वो कितना होता है। अब हेड सरकमफेरेंस की बात आती है तो हेड सरकमफेरेंस कितना होता है नॉर्मल? 33 से 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर इसका क्या होता है? हेड सरकमफेरेंस होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो चेस्ट सरकमफेरेंस है वो कितना होता है, तो ये होता है 30 से 33। नॉर्मल बच्चे के अंदर 30 से 33 आपको हेड सरकमफेरेंस देखने को मिलता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बच्चे का छाती और सिर का परिमाप कब एक बराबर होते हैं? तो आपका इसमें राइट आंसर रहेगा कौन सा? बी 1 साल की उम्र तक। आपसे अगर मंथ में पूछा जाए तो मंथ में होता है 9 से 12 वीक की एज के आसपास में ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु का सिर वाला हिस्सा बाकी हिस्से से पहले विकसित होता है और ये क्या होता है? बाकी हिस्से की तुलना में बड़ा होता है। यह निम्न में से किस प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है? यानी किस जो कौन सा प्रिंसिपल है उसके अंतर्गत ये काम करता है? ऑप्शन ए सिफेलो क्रेडल
कैडल ग्रोथ, ऑप्शन बी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी स्टेजिंग, ऑप्शन डी प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि कौन से जो प्रिंसिपल है उसके अंतर्गत आता है। कम फटाफट से कमेंट में इसका जवाब दें। ये जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है उसका जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रिंसिपल ढंग से देखने हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर हमारा रहेगा ए। कौन सा रहेगा? ए सिफेलो कैडल ग्रोथ। तो इस प्रिंसिपल के अंतर्गत ये क्वेश्चन देखा, जो ग्रोथ है वो देखी जाती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल इज सिक्रेटेड बाय, यानी जो बाइल है उसका सिक्रेशन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी गॉल ब्लैडर, ऑप्शन सी स्टमक एंड ऑप्शन डी पैनक्रियाज। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें कि 12 नंबर क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा। बाइल किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? इजी सा क्वेश्चन है। तो बाइल सिक्रेट किया जाता है, हमारा करेक्ट आंसर इसमें रहेगा लीवर। किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो बाइल है उसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है, बॉडी के द्वारा कहाँ पे स्टोर किया जाता है, तो कहाँ पे किया जाता है? गॉल ब्लैडर में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो बाइल है, बाइल तो वो किसके पाचन में सहायक होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बाइल का, तो आपको इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि बाइल किसके पाचन में सहायक होता है। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे इस क्लास में। तो इसका जवाब दें आप कि किसके पाचन में सहायक होता है। और इसका जो नॉर्मल आपसे पूछा जाए कि इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है, नॉर्मल एक डे में कितना सीक्रेट होता है, तो 1 से 1.5 लीटर ये नॉर्मल पर डे एडल्ट के अंदर ये सीक्रेट की होता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा लीवर इज सीक्रेटेड बाय लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले किन सिराओं यानी वेन्स में शुद्ध ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है यानी फ्लो करता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाले किन सिराओं में यानी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें। ऑप्शन ए ओवेरियन वेन्स, ऑप्शन बी पल्मोनरी वैन, ऑप्शन सी रीनल वैन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। ये क्वेश्चन भी जो CHO नर्सिंग एग्जाम है उसके अंदर पूछा गया था। ये क्वेश्चन UP CHO एग्जाम है उसके अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली किन वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? हमारे बॉडी में क्या नॉर्मली कैसे क्या होता है कि जो ह्यूमन बॉडी में आर्टरीज पाई जाती है वो क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती है आर्टरीज, और वेन क्या करती है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की फ्लो करती है। लेकिन ह्यूमन बॉडी में एक इसके विपरीत पाया जाता है, उल्टा पाया जाता है इसके। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन में क्या होता है? शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और जो पल्मोनरी आर्टरीज है उसमें क्या करता है? कौन सा? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट मैच्योर बेबी इज, यानी पोस्ट मैच्योर बेबी कौन सा है? ऑप्शन ए डिलीवरी ऑन 36 वीक, डिलीवरी ऑन 38 वीक, ऑप्शन सी डिलीवरी ऑन 40 वीक, ऑप्शन डी डिलीवरी आफ्टर 42 वीक। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? नॉर्मल अगर प्रेगनेंसी होती है तो वो कितनी 38 टू लगभग 38 टू 40, यानी लगभग आपसे क्वेश्चन पूछा था जो 40 इसका नॉर्मल जो मेजरमेंट होता है कि 40 मंथ के बाद में जो डिलीवरी 40 मंथ पे डिलीवरी हो जाती है, यानी नॉर्मल इतना होता है 40 वीक पे। तो ये मैच्योर टर्म फुल टर्म डिलीवरी तो 40 वीक पे हो जाती है। प्री मैच्योर अगर 37 वीक से पहले डिलीवरी हो रही है तो उसको प्री मैच्योर। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि पोस्ट मैच्योर बेबी यानी पोस्ट मैच्योर डिलीवरी, ये पोस्ट मैच्योर बेबी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, डिलीवरी आफ्टर 42 वीक। तो 14 नंबर क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर रहेगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्ले ड्यूरिंग इन्फेंसी इज ऑप्शन ए पैरेलल प्ले, ऑप्शन बी कम्पिटिटिव प्ले, ऑप्शन सी सॉलिटरी प्ले, ऑप्शन डी रोल प्ले। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है क्या रहेगा, इन्फेंट कौन सा प्ले करता है। जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सोलिएटरी प्ले, यानी जो बच्चा है वो क्या करता है, अकेला खेलता है। क्या करता है, अकेला खेलता है। सोलिएटरी प्ले हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला 3C इज, यानी ट्रेकियो जो इसोफेजियल फिस्टुला है उसमें 3C साइन देखने को मिलते हैं, तो वो कौन से हैं। ऑप्शन ए कफिंग कार्डाइटिस और चोकिंग, ऑप्शन बी चोकिंग कफिंग चोकिंग साइनोसिस, ऑप्शन सी साइनोसिस कार्डाइटिस कोलेरा, ऑप्शन डी कार्डाइटिस कोलेरा साइनोसिस। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला क्या है कि जो अपने ट्रेकियो और जो इसोफेजिस है उसके बीच में अबनॉर्मल कनेक्शन पाया जाता है। जो ट्रेकिया और इसोफेजिस है उसके बीच में अब नॉर्मल कनेक्शन होता है, तो उसके क्या बोला जाता है, फिस्टुला बोला जाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसके अंदर एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पाई जाती है, कौन सी, कि हमारे द्वारा जो भी फ्लूइड और जो फूड का इंटेक लिया जा रहा है तो उसमें क्या होता है, इनहेलेशन हो जाता है, एस्पिरेशन हो जाता है, लंग्स के द्वारा एस्पिरेशन कर लिया जाता है। तो इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर। तो उसके बाद में इसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट ही किया जा सकता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर 16 नंबर में हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बी कफिंग चोकिंग एंड साइनोसिस, कफिंग चोकिंग एंड साइनोसिस बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन कोज ऑफ हाइपरबिलिरुबिनेमिया इन नियोनेट, यानी बिलिरुबिन का जो ब्लड के अंदर हाइपर लेवल का पाया जा रहा नियोनेट में, तो कौन सी कॉमन कोज होता है, मोस्ट कॉमन। ए ऑप्शन इन्फेक्शन, ऑप्शन बी हीमोलाइटिक डिजीज, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स एंड ऑप्शन डी बॉटल फीडिंग। इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें। बिलिरुबिन का ब्लड के अंदर हाइपर लेवल पाया जाना किसकी ओर इंडिकेट करता है, जॉन्डिस के ओर इंडिकेट करता है। अगर बच्चे के अंदर इसका लेवल ज़्यादा पाया जाता है तो ये किसके ओर इंडिकेट करता है, ये जॉन्डिस की ओर इंडिकेट करता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जॉन्डिस कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं, कौन से, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। तो सबसे ज़्यादा जो जॉन्डिस कौन सा खतरनाक होता है, जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें इसका राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर रहेगा बी हीमोलाइटिक डिजीज, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH इनकम्पेटिबिलिटी का पता निम्न में से किस टेस्ट के द्वारा किया जा सकता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें। ऑप्शन ए इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन टेस्ट, ऑप्शन सी बिलिरुबिन लेवल, ऑप्शन डी एमोनिया। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, RH इनकम्पेटिबिलिटी का पता गर्भावस्था में किस टेस्ट के द्वारा लगाया जा सकता है। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट, किसके द्वारा, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट। ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है, RH इनकम्पेटिबिलिटी का पता किस में लगाया जा सकता है। ये जो MP ANM का एग्ज़ाम है उसके अंदर पूछा गया है, MP ANM का एग्ज़ाम है जो 8 मई 2022 को हेल्ड किया गया था, 8 मई 2022 को हेल्ड किया गया था। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट के द्वारा RH इनकम्पेटिबिलिटी में का पता गर्भावस्था में लगाया जा सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोथेरेपी इज स्टार्टेड इन 2 kg इन्फेंट व्हेन बिलिरुबिन लेवल। ऑप्शन ए 10 mg पर DL, ऑप्शन बी 25 mg पर DL,
ऑप्शन सी 5 mg/dl, ऑप्शन डी 15 mg/dl। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी कब स्टार्ट की जाती है? इन्फेंट के अंदर बिलिरुबिन का लेवल कितना होना चाहिए? तो सामान्यतः फोटोथेरेपी किस में दी जाती है? जॉन्डिस के अंदर। बच्चे के अंदर अगर जॉन्डिस देखने को मिलता है तो उसके अंदर ये स्टार्ट की जाती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है इसका जवाब। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहने वाला है 10 mg/dl। ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्यों दिया जाता है कि जो फोटोथेरेपी कब स्टार्ट की जाती है? आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि इन्फेंट में कब स्टार्ट की जाती है, अगर मैंने यहाँ पे जो ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है 2 kg इन्फेंट दिया गया है। अगर इन्फेंट का वेट, इन्फेंट के जो बिलिरुबिन का लेवल है जो इन्फेंट के वेट से 5 गुना ज़्यादा हो जाए, कितना? 5 गुना ज़्यादा हो जाए तो क्या फोटोथेरेपी स्टार्ट की जाती है। जॉन्डिस में अगर इन्फेंट का वेट है, इन्फेंट का वेट का 5 गुना ज़्यादा हो जाए बिलिरुबिन लेवल, तो क्या किया जाता है? इन्फेंट में फोटोथेरेपी स्टार्ट की जाती है। अगर 3 किलो का बेबी है, 3 kg का बेबी है, इन्फेंट है, तो उसके अंदर जो बिलिरुबिन का लेवल कितना देखने को मिलेगा हमें? 15 mg/dl, यानी 5 गुना वजन अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या करनी है? फोटोथेरेपी स्टार्ट कर देनी है हमें। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीटल स्कल में पाया जाने वाला कोरोनल स्यूचर पाया जाता है। अब हमारी जो फीटल स्कल है उसके अंदर कितने स्यूचर्स पाए जाते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखें स्यूचर्स एंड फोंटानेल। फोंटानेल कितने पाए जाते हैं? अलग अलग से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नॉर्मल इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बिटवीन 2 पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन, ऑप्शन बी बिटवीन फ्रंटल एंड 2 पैराइटल बोन्स, ऑप्शन सी बिटवीन 2 फ्रंटल बोन, ऑप्शन सी बिटवीन 2 पैराइटल बोन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, जल्दी से जवाब दें। तो इसमें जो बच्चे के अंदर नॉर्मल स्यूचर्स पाए जाते हैं, अगर ऑब्स्टेटिक इंपॉर्टेंस से देखें तो 4 स्यूचर्स पाए जाते हैं। 4 स्यूचर्स कौन से? कोरोनल स्यूचर, कोरोनल, सेजाइटल, लैम्डोइड और एंड लास्ट कौन सा? फ्रंटल स्यूचर। कौन सा? फ्रंटल स्यूचर। 4 स्यूचर पाए जाते हैं। कौन से? फ्रंटल स्यूचर, लैम्डोइड स्यूचर, कोरोनल स्यूचर एंड सेजाइटल स्यूचर। अब इसकी बारी बारी से हम बात करते हैं कि कौन सा स्यूचर कौन सी बोन के बीच में पाया जाता है। तो अगर 2 पैराइटल बोन्स और ऑक्सीपिटल के बीच में जो स्यूचर्स पाया जाता है तो वो कौन सा स्यूचर होता है? लैम्डोइड स्यूचर। कौन सा? लैम्डोइड स्यूचर पाया जाता है। कौन सा स्यूचर होता है? लैम्डोइड। अगर फ्रंटल बोन और 2 पैराइटल बोन के बीच में पाया जा रहा है, फ्रंटल बोन और जो पैराइटल बोन है उसके बीच में कौन सा? कोरोनल स्यूचर देखने को हमें मिलता है। कौन सा? कोरोनल स्यूचर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 फ्रंटल बोन के बीच में कौन सा स्यूचर पाया जाता है तो कौन सा? फ्रंटल स्यूचर पाया जाता है। कौन सा स्यूचर? फ्रंटल स्यूचर पाया जाता है। अगर आपसे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 पैराइटल बोन के बीच में कौन सा स्यूचर पाया जाता है तो कौन सा? सेजाइटल स्यूचर पाया जाता है। सेजाइटल स्यूचर पाया जाता है। ऑब्स्टेटिक इंपॉर्टेंस की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 4 स्यूचर मोस्ट कॉमन बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं। और इन स्यूचर्स का अगर क्या महत्व है, ये क्या करते हैं? डिलीवरी के दौरान जब ये पेल्विस से बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं कि पेल्विस इनके अंदर मॉडलिंग की प्रक्रिया होती है, ये एक दूसरे पे फिसल के चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो डिलीवरी की प्रोसेस है वो आसान हो जाती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, जो फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन फ्रंटल बोन और 2 पैराइटल बोन के बीच में पाया जाने वाला कौन सा? कोरोनल स्यूचर पाया जाता है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीपीरियम पीरियड के दौरान महिला में मिल्क फॉर्मेशन एंड सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है? प्रीपीरियम पीरियड। अब प्रीपीरियम पीरियड क्या होता है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। प्रीपीरियम पीरियड कितना होता है, क्या होता है? तो
तो ऑप्शन ए हमारा क्या कह रहा है कि ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑप्शन सी HCG हार्मोन यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, एंड ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, प्रीपीरियम पीरियड यानी डिलीवरी के बाद, बच्चे की डिलीवरी के बाद में जो 42 डे या 6 वीक का जो टाइम पीरियड होता है या 1.5 महीना, आपको तीनों ही ऑप्शन में अगर दे दिया जाए, ऑप्शन में अगर आपको इनमें से एक ऑप्शन दे दिया जाए कि पीरियड कितना होता है, 1.5 महीना या 42 दिन या कितने 6 वीक, तो ये क्या होता है, डिलीवरी के बाद के 1.5 महीना 42 दिन या 6 वीक प्रीपीरियम पीरियड कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो इन्वोल्यूशन है वो पाया जाता है, जो यूट्रस, जो डिलीवरी के दौरान जो यूट्रस वगैरह है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वो अपनी जगह से क्या हुए थे, अगर ऊपर नीचे हुए तो वहाँ पे क्या होता है कि इन्वोल्यूशन पाया जाता है। कुछ महिलाओं में इसमें इन्वोल्यूशन भी देखने को मिलता है, लोचिया पाया जाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि यहाँ पे पूछा गया है कि मिल्क फॉर्मेशन और सिंथेसिस, मिल्क फॉर्मेशन एंड सिंथेसिस के लिए, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन है, उसका फॉर्मेशन और सिंथेसिस यानी जो मिल्क बन रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, तो उसमें हमारा कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिक्रेशन के लिए कौन सा हार्मोन, सिक्रेशन के लिए हमारा राइट आंसर रहेगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगर महिला के अंदर प्रीपीरियम पीरियड में मिल्क का सिक्रेशन हो रहा है, सिंथेसिस नहीं सिक्रेशन, इन दोनों में बहुत फर्क है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, उसमें हमें राइट आंसर देना है ऑक्सीटोसिन हार्मोन किसके लिए, सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस डिजीज में ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। ये मोस्ट ऑफ कॉमन साइन सिम्टम है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है परीक्षा के अंदर। ब्रेडिकार्डिया एक कौन सा जो डिजीज़ है उसका मोस्ट कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है। तो ऑप्शन ए में क्या है, डेंगू, ऑप्शन बी टाइफॉइड फीवर, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी फाइलेरिया। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें कि कौन से डिजीज़ के अंदर, कौन से फीवर के अंदर ये देखने को मिलता है कि ब्रेडिकार्डिया। सब में टैकीकार्डिया होता है, लेकिन ये क्या है, मोस्ट कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है किसकी, तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बी, टाइफॉइड फीवर के अंदर ब्रेडिकार्डिया हमें देखने को मिलता है। अब टाइफॉइड जो फीवर है तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन सा है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि पॉजिटिव एजेंट कौन सा है। और टाइफॉइड फीवर में मोस्ट कॉमन कौन सा जो पार्ट है बॉडी का वो जो इफेक्ट करता है, जो इफेक्ट होता है, तो इसमें कौन सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्ट होता है। जो इफेक्ट होता है वो कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन इफेक्ट होता है। तो इसका कोज कौन सा है टाइफॉइड फीवर का, साल्मोनेला टाइफी। कौन सा, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम इज स्टार्टेड। यहाँ पे आपको मिशन इंद्रधनुष नहीं पूछा गया है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम पूछा गया है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए 8 अक्टूबर 2017, ऑप्शन बी 25 दिसंबर 2014, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर 2015, ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट आंसर इसमें हमारा क्या रहेगा, 23 नंबर क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ए 8 अक्टूबर 2017। तो ये 8 अक्टूबर 2017 को स्टार्ट हुआ था इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, आइए हम देखते हैं कौन से की पॉइंट्स हैं। मैंने इसी वीडियो में आपकी जो इजीनेस के लिए मैंने इसी वीडियो के अंदर बना दिए गए थे। तो इसमें जो मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम है वो
कब स्टार्ट किया गया था? वो स्टार्ट किया गया था 25 दिसंबर 2014 को। कब? 25 दिसंबर 2014 को ये स्टार्ट किया गया था। ये क्या है? केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी फर्स्ट फेज, इसके बाद में इसकी स्टेजेस स्टार्ट की गई। तो इसकी फर्स्ट फेज कब? 25 दिसंबर 2014, यानी इसी को ही फर्स्ट स्टेज माना गया था। उसके बाद में जो सेकंड IMI जो 2.0 है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है IMI 2.0 कब स्टार्ट हुआ? तो ये 2 दिसंबर 2019 को, 2 दिसंबर 2019 को इसकी सेकंड फेज या 2.0 स्टार्ट हुआ। अगर आपसे थर्ड फेज की बात की जाए तो फरवरी 2020 के अंदर, फरवरी 2020 में। फोर्थ स्टेज कब आई? 7 फरवरी 2022 में। कब? 7 फरवरी 2022 में। और जो फिफ्थ फेज है वो आई थी 2023 में। इसको 3 चरण के अंदर पूरा किया गया था। फिफ्थ फेज है उसको कब? 3 चरण के अंदर इसको पूरा किया गया था। कैसे किया गया था कि जो फर्स्ट फेज है उसकी जो 5वीं है उसके अंदर जो फर्स्ट चरण है वो कब? 7 से 12 अगस्त के बीच में। और जो सेकंड चरण है वो कब? 11 से 16 सितंबर के बीच में। और थर्ड जो फेज चरण है वो कब? 9 से 14 अक्टूबर के बीच में इसको स्टार्ट किया गया था। आपसे क्वेश्चन इस तरह के से भी पूछे जा सकते हैं प्रोग्राम और जो स्कीम्स है उसके अंदर। जो आपके 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं उसमें ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बनता है। आपको इसकी जो सारी स्टेजेस हैं और इससे रिलेटेड जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको बढ़िया ढंग से पढ़ लेने हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहने वाला था? इंटेंसिफाइड कौन सा था? ऑप्शन A हमारा करेक्ट आंसर था। 8 अक्टूबर 2017 को लागू किया गया था इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम। कहाँ से? आपसे अगर पूछा जाए कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम जो है, मैंने आपको अभी ऑप्शन में दिया था, तो वो सबसे पहले हरियाणा से स्टार्ट किया गया था। कहाँ से? हरियाणा से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन हेतु महिला को कौन सी पोजीशन प्रदान की जाती है? ऑप्शन A सुपाइन, ऑप्शन B लिथोटॉमी, ऑप्शन C हाई फाउलस, ऑप्शन D नी चेस्ट पोजीशन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फटाफट से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन यानी पेल्विक एग्जामिनेशन, महिला के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसका एग्जामिनेशन करना, गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर हमारा रहेगा लिथोटॉमी पोजीशन। B हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर लेने से पहले थर्मामीटर को किस डायरेक्शन में क्लीन करना चाहिए? फटाफट से इसका राइट आंसर दे। थर्मामीटर को टेम्परेचर लेने से पहले अपने को साफ करना है, क्लीन करना है, तो किस डायरेक्शन में साफ करना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन A लेफ्ट साइड टू राइट साइड, ऑप्शन B राइट साइड टू लेफ्ट साइड, ऑप्शन C बल्ब टू स्टीम, ऑप्शन D स्टेम टू बल्ब। तो ये हमारा रहा थर्मामीटर। यहाँ पे अपना है जो बल्ब और ये स्टेम, यहाँ पे जो स्केल है वो दिया गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? आपको किसी कोई पेशेंट आया है उसका टेम्परेचर लेना है तो उससे पहले आपको थर्मामीटर को क्लीन करना है। तो आप किस तरह से साफ करेंगे? 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बल्ब टू स्टीम। हमें टेम्परेचर लेने से पहले क्या करना है? बल्ब को साफ करते हुए स्टीम की तरफ जाना है। ओके, बल्ब से साफ करते हुए स्टीम की तरफ जाना है। अगर बात की जाए कि टेम्परेचर लेने के बाद में क्या करना है, आपने टेम्परेचर ले लिया है पेशेंट का, लेने के बाद में क्या करना है? स्टीम टू बल्ब क्लीन करना है। स्टीम टू बल्ब क्लीन करना है। क्यों करना है? क्योंकि लेने से पहले जो यहाँ का एरिया था वो अपने को अच्छे से साफ करते हुए इसे मतलब स्टीम की तरफ जाना है। अगर लेने के बाद में बात की जाए तो क्या करना है कि जो मोस्ट कॉमन जो क्लीन करने का रूल क्या है? सबसे पहले तो ये होता है कि क्लीन करने का रूल क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्लीन करने का रूल क्या कहता है कि गंदे एरिया से क्या करना है? गंदे एरिया को सबसे बाद में साफ करना है, स्वच्छ एरिया को पहले साफ करना है।
तो इसमें क्या करना है कि स्वच्छ एरिया से गंदे एरिया की तरफ जाना है। तो इसमें जो यहाँ पे आपको टेम्परेचर लेने के बाद में स्टीम को कैसे साफ़ करना है, इसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है कि टेम्परेचर लेने से पहले तो बल्ब टू स्टीम करते हैं, लेकिन टेम्परेचर लेने के बाद में किस डायरेक्शन में क्लीन करना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इसका राइट जवाब क्या रहेगा? तो 25 नंबर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में पेशेंट को किस प्रकार की डाइट लेने की सलाह दी जाती है? ऑप्शन ए लो फैट, लो प्रोटीन एंड लो फाइबर। ऑप्शन बी लो फैट, हाई फैट एंड हाई प्रोटीन। ऑप्शन सी लो फैट, मॉडरेट प्रोटीन एंड हाई फाइबर। ऑप्शन सी हाई फैट, लो प्रोटीन एंड लो फाइबर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दें। GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज क्या है? इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्टमक है, किसी पेशेंट का स्टमक है तो उसकी जो मसल्स है वो क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। जो भी स्टमक के अंदर फूड प्रोडक्ट है, फ्लूइड है, तो वो क्या करते हैं, जो उसके अंदर फ्लो होता है वो उल्टा फ्लो होने लग जाता है। तो इसोफेजस है उसके अंदर ये वापस रिटर्न करने लग जाते हैं, वापस आने लग जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है। तो इसको डिजीज़, इस डिजीज़ को कौन सा GERD के नाम से जाना जाता है। तो उसमें पेशेंट को कौन सी डाइट लेने की सलाह दी जाती है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर लिखें। 26 नंबर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सी लो फैट, मॉडरेट प्रोटीन एंड हाई फाइबर। सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लीटर में कितने डेसीलीटर होते हैं? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 10। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। 1 लीटर में कितने डेसीलीटर होते हैं? तो जो भी साथी हमारे साथ में, जो भी स्टूडेंट्स हैं, न्यू कैंडिडेट है, इस वीडियो में न्यू हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और कमेंट भी करें। साथ में आपको वीडियो को लाइक भी करना है, लाइक करें प्लीज़। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 27 नंबर क्वेश्चन में 10 डेसीलीटर होते हैं। 1 लीटर में कितने? 10 डेसीलीटर होते हैं। डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इन्फेंट के लिए आवश्यक किलो कैलोरी होती है? इन्फेंट, ऑप्शन ए 10 से 110 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ऑप्शन बी 120 से 140 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ऑप्शन सी 50 से 90 किलो कैलोरी केजी ऑफ बॉडी वेट। ऑप्शन डी 115 से 125 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इन्फेंट के लिए आवश्यक किलो कैलोरी कितनी होती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 120 से 140 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस के किस चरण में किया जाता है? ऑप्शन ए प्लानिंग, ऑप्शन बी असेसमेंट, ऑप्शन सी इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन डी इवैल्यूएशन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि नर्सिंग प्रोसेसर। फटाफट से कमेंट बॉक्स में देना है आपको जवाब, इसका राइट आंसर। इसमें हमारा जो नर्सिंग प्रोसेस है, नर्सिंग प्रोसेस, तो इसके अंदर कितने चरण होते हैं? 5। कितने? 5। सबसे पहले कि कोई भी पेशेंट है उसका असेसमेंट किया जाता है कि उसकी कौन सी जो फिजिकली मेंटली कौन सी बीमारियां हैं या कौन सी उसको दिक्कतें प्रॉब्लम्स है, तो हमें उसका असेसमेंट करना है। असेसमेंट अगर जैसे किसी के वाइटल साइंस लेने हैं, हिस्ट्री लेनी है, असेसमेंट करना है। उसके बाद में क्या करते हैं? हम प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले असेसमेंट, उसके बाद में हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में क्या होता है कि हमें असेसमेंट किया गया है तो उसके आधार पर हम योजना बनाते हैं कि हमें
उसको क्या ट्रीटमेंट देना है, कैसे ट्रीटमेंट देना है, क्या उसको मतलब एडवाइस देनी है, तो इस तरह की हम प्लानिंग बनाते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि डायग्नोज करते हैं। क्या करते हैं? डायग्नोज करते हैं। तो इसमें हमें उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन, फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। बाद में इम्प्लीमेंटेशन में हम उसकी जो प्लानिंग की गई थी तो उसमें जो इसमें पहले असेसमेंट, फिर डायग्नोज, फिर प्लानिंग किया जाता है और फिर इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन किया जाता है। लास्ट में इवैल्यूएशन क्यों किया जाता है कि हमें जो भी प्लानिंग की है, इम्प्लीमेंटेशन किया है, तो उसमें पेशेंट को कितना उसको बेनिफिशियल हुआ है, बेनिफिट हुआ, तो उसकी हम जांच करने के लिए इवैल्यूएशन करते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मोस्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसीजर, कौन सी नर्सिंग प्रोसेस किस चरण में किया जाता है, कौन से चरण में किया जाता है नर्सिंग प्रोसेस के? तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा इम्प्लीमेंटेशन, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्पिटल में 2 बेड के बीच में सामान्य दूरी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 6 फीट, ऑप्शन बी 9 फीट, ऑप्शन बी 3 फीट एंड ऑप्शन डी 12 फीट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि हॉस्पिटल में 2 बेड के बीच में अगर मीटर के अंदर पूछा जाए कि कितनी दूरी होनी चाहिए, तो लगभग 1 से 1.5 मीटर की दूरी एक जो बेड है, 2 बेड है, उसके बीच में होनी चाहिए, ताकि इन्फेक्शन है वो कम से कम ट्रांसमिट हो। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 3 फीट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 30 नंबर क्वेश्चन में 3 फीट, यानी इसका अगर मीटर में देखा जाए तो 1 से 1.5 मीटर, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन टू बोन को कनेक्ट करने वाले फाइबर्स टिश्यू को क्या कहा जाता है? बोन से बोन को कनेक्ट करने वाले फाइबर्स टिश्यू, ऑप्शन ए कार्टिलेज, ऑप्शन बी टेंडन, ऑप्शन बी सी मसल्स, ऑप्शन डी लिगामेंट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बोन टू बोन को कनेक्ट करने वाले कौन से फाइबर्स टिश्यू को क्या कहा जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 31 नंबर क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन रहेगा कौन सा? राइट आंसर रहेगा डी लिगामेंट। बोन से बोन को कनेक्ट करने वाले जो है कनेक्टिव फाइबर्स टिश्यू है, उनको क्या बोला जाता है? लिगामेंट कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मसल्स टू बोन को कनेक्ट करने वालों को क्या कहा जाता है? कनेक्ट करने वाले ऑर्गन्स को टेंडन कहा जाता है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, टिश्यूज को टेंडन कहा जाता है। तो हमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर देना है। अब 31 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या है? लिगामेंट, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर 31 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्न पेशेंट में कौन सा आईवी फ्लूइड ऑफ चॉइस दिया जाता है? कोई पेशेंट जल गया है तो उसमें हमें आईवी फ्लूइड देना है, तो कौन सा फ्लूइड ऑफ चॉइस है? ऑप्शन ए NS, ऑप्शन बी RL, ऑप्शन डी DNS एंड ऑप्शन डी मैनीटोल। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। बर्न पेशेंट में तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा RL दिया जाता है। कौन सा? रिंगल लैक्टेट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो RL क्या करता है, रिंगल लैक्टेट क्या करता है, बर्न पेशेंट है तो इसमें साल्ट और इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस को प्रिवेंट करता है, बैलेंस बनाए रखता है। रिंगल लैक्टेट साल्ट और इलेक्ट्रोलाइट का पेशेंट के अंदर क्या करता है? बैलेंस बनाए रखता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एडल्ट में ये कितना दिया जाता है, तो एडल्ट में दिया जाता है 4 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसे दिया जाता है। अगर हाई जो बर्न हो गया है, हैवी बर्न हो गया है पेशेंट, तो उसमें जो आईवी फ्लूइड दिया जाता है तो कितना दिया जाता है? 4 ml पर kg बॉडी वेट एडल्ट के अंदर दिया जाता है, एडल्ट में। अगर आपसे 10 साल से कम बच्चे में पूछा जाए तो कितना दिया जाता है? 3 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसे दिया जाता है। 3 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसे दिया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोक्लेव किस प्रकार के स्टरलाइजेशन का एग्जाम्पल है?
मोस्ट ऑफ क्वेश्चन स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में किसके ऑटोक्लेव से ही पूछे जाते हैं। तो ऑटोक्लेव के आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बनते हैं, तो आपको उसको ढंग से रीड करना है ताकि परीक्षा में कोई भी इल्यूजन ना हो आपके साथ। तो ऑप्शन ए गैसियस स्टरलाइजेशन, ऑप्शन बी केमिकल स्टरलाइजेशन, ऑप्शन सी मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ऑप्शन डी हार्ड हीट स्टरलाइजेशन, सॉरी यहाँ पे हार्ड लिखा है, हीट स्टरलाइजेशन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें। तो ऑटोक्लेव है, तो उसमें जो इसे प्रेशर, कौन से प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड कौन से टाइम के हिसाब से इसे टाइम, प्रेशर एंड ये फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ किया जाता है ऑटोक्लेव के अंदर। प्रेशर कितना रखा जाता है ऑटोक्लेव में, कितना 15 LB, कितना 15 LB किसके रखा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो टेम्परेचर है वो कितना 121 डिग्री सेल्सियस, कौन सा कितना 121 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है। अगर टाइमिंग की बात की जाए तो 30 मिनट टाइमिंग, 30 मिनट टाइमिंग इसकी फिक्स रखी जाती है। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें 33 नंबर क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, कौन सा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मिनल डिसइंफेक्शन इज, ऑप्शन ए एक जब पेशेंट वार्ड में एडमिट हो, डिसइंफेक्शन करना तब करना, पेशेंट के एडमिशन के दौरान डिसइंफेक्शन करना, ऑप्शन सी पेशेंट के एडमिशन सॉरी डिस्चार्ज के बाद डिसइंफेक्शन करना, ऑप्शन डी वार्ड में पेशेंट के मरने के बाद डिसइंफेक्शन करना। फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। सबसे पहले तो डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन क्या है, इन दोनों में आपको फ़र्क समझ में आना चाहिए कि डिफरेंट क्या है। डिफरेंट कि डिसइंफेक्शन क्या होता है कि जो भी पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करना, डिस्ट्रॉय करना, क्या है डिसइंफेक्शन है। अगर स्टरलाइजेशन की हम बात करें तो स्टरलाइजेशन क्या है कि जो पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको तो ख़त्म करना है, साथ में उनके जो स्पोर्स है तो उनको भी ख़त्म करना क्या कहलाता है, स्टरलाइजेशन कहलाता है। तो इसमें जो डिसइंफेक्शन है वो 2 टाइप के देखे जाते हैं। कौन से डिसइंफेक्शन, 2 टाइप की, पहला है कंकरेंट डिसइंफेक्शन और दूसरा है टर्मिनल डिसइंफेक्शन। तो इसमें हमारा टर्मिनल डिसइंफेक्शन कौन सा है कि जब पेशेंट डिस्चार्ज हो गया है तो उसके बाद में हम डिसइंफेक्शन करते हैं, तो पेशेंट चाहे वो उसकी डेथ हो गई है, चाहे वो रिकवर होने के बाद में घर पे जा रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है उसका, तो उसको हमें डिसइंफेक्शन करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, टर्मिनल डिसइंफेक्शन में ये गिना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पेशेंट के आने से पहले, पेशेंट के वार्ड में एडमिट होने से पहले हम डिसइंफेक्शन करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, कनकरेंट डिसइंफेक्शन। कौन सा, कनकरेंट डिसइंफेक्शन कहा जाता है। कनकरेंट डिसइंफेक्शन क्या है कि पेशेंट के एडमिशन के पहले ही डिसइंफेक्शन करना वार्ड को, कनकरेंट डिसइंफेक्शन, और पेशेंट के डिस्चार्ज के बाद में, चाहे वो रिकवर होने के बाद में गया हो, चाहे उसकी डेथ होने के बाद में डिस्चार्ज हुआ हो, तो वो क्या कहलाता है, टर्मिनल डिसइंफेक्शन कहलाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 34 नंबर क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सी। कौन सा रहेगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाउंड ड्रेसिंग के दौरान कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। यहाँ पे ड्रेसिंग की बात की जा रही है, वाउंड ड्रेसिंग। ए ऑप्शन सेप्टिक टेक्निक, ऑप्शन बी सर्जिकल एसेप्सिस टेक्निक, ऑप्शन सी मेडिकल एंड सर्जिकल टेक्निक, ऑप्शन डी मेडिकल एसेप्सिस टेक्निक। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 35 नंबर क्वेश्चन में वाउंड ड्रेसिंग के दौरान टेक्निक कौन सी यूज़ करनी चाहिए, इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी सर्जिकल एसेप्सिस टेक्निक। सर्जिकल एसेप्सिस टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एंटी डेंगू डे कौन से माह में कब मनाया जाता है, कौन से माह में या कब मनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑप्शन ए 16 मई, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 5 अगस्त, ऑप्शन डी 10 सितंबर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 36 नंबर क्वेश्चन में, तो ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा।
16 मई कब मनाया जाता है? एंटी डेंगू डे कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल डेंगू मंथ कब मनाया जाता है, नेशनल डेंगू मंथ, तो जून कब मनाया जाता है? जून कब मनाया जाता है? जून के अंदर ये एंटी डेंगू मंथ मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि डे कब मनाया जाता है, डे, तो 16 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लार्ज एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो ह्यूमन बॉडी में थ्री टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती है, थ्री टाइप्स की ग्लैंड। कौन सी? थ्री टाइप की कौन सी? एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड मिक्स। तो इसमें जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो क्या करती है कि जो भी एंजाइम या हार्मोन सिक्रेट करती है वो क्या करती है? ब्लड के अंदर फ्लो नहीं करती है। जैसे कि सलाइवा है, ब्रेस्ट के द्वारा सिक्रेट किया जा रहा है, जो मिल्क प्रोडक्शन है, सलाइवा है, तो ये क्या करती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ये ब्लड के अंदर सिक्रेट नहीं करती है। एक्सोक्राइन में क्या होता है कि ये ब्लड के अंदर सिक्रेट करती है, ब्लड के अंदर क्या करती है? सिक्रेट करती है। और थर्ड में जो थ्री जो ग्लैंड्स हैं मिक्स टाइप के, ये इसमें जो ब्लड के अंदर भी सिक्रेट किया जाता है और ब्लड के बाहर, जो ब्लड से बाहर भी। तो इसके अंदर जो मिक्स टाइप की ग्लैंड्स भी देखने को मिलती है अपनी बॉडी में। तो इसमें जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो पूछी जा रही है कि कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो वो है थायराइड ग्लैंड। कौन सी? थायराइड ग्लैंड। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगर पूछा जाए, नॉर्मल आपसे पूछा जाए कि लार्ज ग्लैंड कौन सी है ह्यूमन बॉडी, तो वो कौन सी होगी? लीवर। इसका वेट पूछा जाए तो कितना होता है? 1 से 1.5 किलो इसका वेट होता है। मोस्ट कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएनसी के दौरान नर्स क्या टेस्ट करती है? हमें एंटीनेंटल केयर करनी है किसी महिला की, तो इसके दौरान नर्स को क्या टेस्ट करती है? ऑप्शन ए HB यूरिन, शुगर एंड HCG, ऑप्शन बी HB यूरिन एंड ब्लड शुगर, ऑप्शन सी HB यूरिन शुगर एंड प्रोटीन HIV VDRL, ऑप्शन डी HB यूरिन आउटपुट एंड HPL। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें। 38 नंबर क्वेश्चन का एंटीनेंटल केयर यानी प्रेगनेंसी से, कंसीव से पूर्व जो केयर दी जाती है महिला को, एंटीनेंटल केयर, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी HB यूरिन शुगर एंड प्रोटीन HIV एंड VDRL टेस्ट किए जाते हैं। तो सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी, तो ऑप्शन ए फिको ओरल रूट, ऑप्शन बी ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, ऑप्शन डी कॉन्टामिनेटेड ब्लड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबोव। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हेपेटाइटिस सी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन या कोज ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कॉन्टामिनेटेड ब्लड, यानी कॉन्टामिनेटेड ब्लड या कौन सा, अगर हम जो वर्टिकल रूट है, ट्रांसप्लेसेंटल रूट है, उसके द्वारा ये हेपेटाइटिस सी है वो सीक्रेट हो सकता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब सेंटर का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए हेल्थ एंड वेलनेस फैमिली सेंटर, ऑप्शन बी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन सी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ऑप्शन डी हेल्थ साइंस ट्रीटमेंट एंड पैलिएटिव सेंटर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सब सेंटर। तो सब सेंटर का जो फॉर्मेशन है वो कितनी जनसंख्या पर कब कैसे किया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि हिली एरिया के अंदर इसकी पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, हिली एरिया के अंदर आपसे पूछा जाएगा तो 3000 की पॉपुलेशन पर एक सब सेंटर को बनाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सब सेंटर का जो फॉर्मेशन है अर्बन एरियाज़ है या प्लेन एरियाज़ है, मैदानी भागों में, तो 5000 की जनसंख्या पर ये बनाया जाता है सब सेंटर। सब सेंटर पे एक फीमेल हेल्थ वर्कर काम करती है, एक मेल हेल्थ वर्कर। पहले लगभग गांव में एक फीमेल हेल्थ वर्कर ही देखने को मिलती है। अगर इसकी स्टाफ की बात की जाए तो 3 स्टाफ आपको बताना है। 3 स्टाफ कौन से? एक मेल, फीमेल और थर्ड जो है वो आया। तो इसमें
3 स्टाफ देखने को मिलता है। लेकिन आजकल क्या है कि सब सेंटर को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर इसे चेंज कर दिया गया है, चेंज कर रहे हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे किसे मतलब यहाँ पे नियुक्त किया गया है, तो CHO को नियुक्त किया गया है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विब्रियो क्लोरा इज ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी फंगल एंड ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। 41 नंबर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि विब्रियो क्लोरो क्या है। विब्रियो क्लोरा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो जो कोलेरा डिजीज़ है यानी हेज़ा, तो उसके लिए क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है कोलेरा, विब्रियो कोलेरा। तो ये क्या है, 41 नंबर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बैक्टीरिया। विब्रियो कोलेरा क्या है, बैक्टीरिया। तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज नॉट कवर्ड अंडर NPCDCS। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, विच डिजीज इज नॉट कवर्ड, यानी कौन सा डिजीज इस प्रोग्राम के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन सी कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ऑप्शन डी कैटरैक्ट। इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। सबसे पहले कि NPCDCS की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। तो ये कब स्टार्ट किया गया था, कब, 2010 में ये स्टार्ट किया गया था। अब इसे न्यू नेम के अंदर चेंज कर दिया गया है। किसके अंदर चेंज कर दिया गया है, कौन सा नेम है न्यू, तो वो है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। का कौन सा नाम है इसका, न्यू नेम आपसे पूछा जा सकता है कि न्यू नेम क्या है, न्यू नेम, तो वो नेम है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। या आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कंट्रोल के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो NPCDCS। तो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है कब से, 2010 के अंदर। और ये प्रोग्राम किसके अंतर्गत स्टार्ट किया गया, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये स्टार्ट किया गया था NHM के थ्रू, ये स्टार्ट किया गया है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर हमारा रहेगा डी, यानी कैटरैक्ट शामिल नहीं है। कैंसर, डायबिटीज मेलाइटस, कार्डियोवास्कुलर एंड स्ट्रोक इसके अंदर शामिल किए गए हैं। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HPV इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन ए सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन बी हिपेटाइटिस, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी प्लेग। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, HPV, यानी ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इसकी फुल फॉर्म है, आपसे ये पूछी जा सकती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ये किससे रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कैंसर, सर्वाइकल कैंसर से ये रिलेटेड है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 43 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक बीमारी बड़े पैमाने पर ज़्यादा संख्या में फैल रही है तो उसे क्या कहते हैं। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, आपको इनमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ऑप्शन ए एंडेमिक, ऑप्शन बी एपिडेमिक, ऑप्शन सी पैंडेमिक एंड ऑप्शन डी स्पोरेडिक। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो इसकी सबकी आपको डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली याद करना है कि कोई भी एंडेमिक डिजीज़ क्या है। एंडेमिक क्या है कि एक निश्चित भौगोलिक जो एरियाज़ है, जियोग्राफिक एरियाज़ है, वहाँ तक सीमित कोई डिजीज़ है तो उसे क्या कहते हैं,
उसे एंडेमिक कहा जाता है। कौन सा? एंडेमिक कहा जाता है। अगर इसमें जो मलेरिया है, डेंगू है, इसके जो साइन जो देखने को मिलते हैं वो एंडेमिक में गिने जाते हैं। एपिडेमिक में क्या होता है कि कम समय में एक बड़ी आबादी में क्या होता है, कम समय में क्या होता है, एक बहुत बड़ी आबादी में तीव्र गति से बीमारी का प्रसार होता है, व्यापक प्रसार होता है, तो उसे एपिडेमिक कहा जाता है। जैसे हैजा, मिजल्स, ये कम्युनिटी के अंदर फैलने वाले डिजीजेस है, एक आबादी के अंदर फैलने वाले डिजीजेस है, तो इसे एपिडेमिक बोला जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 44 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर रहेगा ए। एक जियोग्राफिक एरिया के अंदर फैल रहा डिजीज है तो उसे एंडेमिक डिजीज के अंदर अंतर्गत माना जाएगा। पैंडेमिक क्या है कि एक निश्चित टाइम के अंदर पूरे विश्व को कवर कर लेना, किसी बीमारी के द्वारा किसी पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को कवर कर लेना पैंडेमिक के अंदर माना जाएगा। स्पोरेडिक डिजीज में क्या है कि कोई जियोग्राफिक एरिया है, वहाँ पे छितरे छितरे जो मतलब कहीं पे डिजीज़ देखने को मिलता है, कहीं पे नहीं मिलता है, एक दो जो मामले हैं, केसेस हैं, वो सामने आते हैं, वो स्पोरेडिक डिजीज़ के अंतर्गत माने जाते हैं। जैसे कि पोलियो हमारे देश में पूरा एरेडिकेशन हो चुका है और इसके मामले वो स्पोरेडिक सामने आते हैं, तो डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी डी नहीं, ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा उसमें। 45 नंबर क्वेश्चन में 1 टीस्पून इज इक्वल टू, ऑप्शन ए 15 ml, ऑप्शन बी 1.5 ml, ऑप्शन सी 1 ml, ऑप्शन डी 5 ml। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। फोर्टी 45 नंबर क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 45 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर रहेगा डी 5 ml। 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ml, डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समुदाय के एक निश्चित अवधि में किसी इन्फेक्शन या डिजीज की व्यापक घटना क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पैंडेमिक, ऑप्शन बी एपिडेमिक, ऑप्शन सी एंडेमिक एंड ऑप्शन डी स्पोरेडिक। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मैंने अब जस्ट आपको इसकी डेफिनेशंस बताई थी। 46 नंबर क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी एपिडेमिक। क्या रहेगा? एपिडेमिक। अगर आपसे पूछा जाए कि जियोग्राफिक एरिया के अंदर कोई बीमारी का जो प्रकोप है वो देखने को मिलती है, इंसिडेंस देखने को मिलता है, इंसिडेंस, तो उसमें उसको इंडेमिक के नाम से बोला जाएगा। अगर आपको देखने को मिलता है किस कम्युनिटी के अंदर, तो एपिडेमिक। तो आपको इनमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, इनकी जो डेफिनेशन है वो आप ध्यान से देखें। तो बी करेक्ट आंसर रहेगा 46 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमलिच मैन्यूअर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हेमलिच मैन्यूअर फर्स्ट एड का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए फॉर इंक्रीज नेगेटिव प्रेशर, ऑप्शन बी फॉर डिक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, ऑप्शन सी रिलाइज फॉर चोकिंग, ऑप्शन सी डी फॉर डिलीवरी ऑफ बेबी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? रिलीज फॉर चोकिंग। तो चोकिंग होगी है किसी पर्सन में, तो उसको रिलीज करवाने के लिए इस हेमलिच मैन्यूअर का यूज़ किया जाता है। सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और ये प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड किया जाता है, प्रेगनेंसी है तो उसके अंदर ये क्या किया जाता है? हेमलिच मैन्यूअर को अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे में डायरिया के दौरान ORS थेरेपी का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए प्रिवेंशन डिहाइड्रेशन, ऑप्शन बी रिड्यूस मोर्टेलिटी, ऑप्शन सी मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबाउट। इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? किसी जो बेबी है, कोई भी बच्चा है, उसके अंदर डायरिया हो गया है तो उसे हम ORS थेरेपी देते हैं। मोस्ट कॉमन ये थेरेपी है, पूछी जा सकती है आपसे। तो वो उसका जो उद्देश्य है, एम है, वो क्या है, क्यों देते हैं हम किसी बच्चे में, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो 48 नंबर क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 48 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ अबव, यानी हम
डिहाइड्रेशन को प्रिवेंशन करने के लिए भी देते हैं, मोर्टेलिटी जो रेट है उसको भी रिड्यूस करने के लिए देते हैं, और जो बच्चे हैं उसके अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस बनाए रखने के लिए भी हम ये थेरेपी बच्चे को देते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेशन इज, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे वर्ल्ड हार्ट डे, वर्ल्ड किडनी डे, वर्ल्ड नर्स डे, ये क्वेश्चन डॉक्टर डे, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे जनसंख्या दिवस, जो भी आपको हेल्थ से रिलेटेड डे देखने को मिलते हैं आप इसे रट लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट कॉमन पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेशन इज ऑप्शन ए 29 मार्च, ऑप्शन बी 29 अक्टूबर, ऑप्शन सी 29 सितंबर, ऑप्शन डी 29 दिसंबर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 49 नंबर जो क्वेश्चन है उसका हमारा राइट आंसर रहेगा सी 29 सितंबर। सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PPIUD फुल फॉर्म इज, ऑप्शन ए प्यूरिफाइड प्रोटीन इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ऑप्शन बी प्रीपार्टम इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ऑप्शन सी पोस्टपार्टम इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ऑप्शन डी पार्टम पोस्ट इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें। PPIUD फुल फॉर्म इज 50 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सी पोस्टपार्टम इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ये क्या होते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर होती है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। तो इनको क्या किया जाता है? यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है। किसके बाद? पोस्टपार्टम यानी डिलीवरी के बाद में 48 घंटों के अंदर जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस को इंसर्ट किया जाता है तो पोस्टपार्टम इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस कहलाती है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।